एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम अड्डा में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्री डीएलएड के कुछ प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि से। ठीक है, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 तक हो गया था हमारा, तो आज हम 66 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। व्यक्ति के विकास मतलब कैसे होता है उस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है विकास अल्प अवधि की प्रक्रिया है। बिल्कुल गलत। विकास बहुत लंबी चलती है, वॉर्म टू टॉर्म जाती है। यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। नहीं, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये भी गलत। थर्ड है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये सही है। फोर्थ है विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। नहीं, विकास वातावरण और आनुवांशिकता दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सिर्फ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सिर्फ केवल 3। ठीक है, बाकी सब गलत है, बाकी सिर्फ हमारा केवल 3 सही है। तो सही आंसर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनावादी शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी, शिक्षक ज्ञान देने वाली की भूमिका में सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। सीखना सामाजिकता में होता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है। विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी बिल्कुल होती है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। विद्यार्थी निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक ज्ञान देने वाली की भूमिका में नहीं, शिक्षक सुगमकर्ता के रूप में होते हैं, ना कि ज्ञान देने वालों के रूप में। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। सीखने में अंतःक्रिया का कोई स्थान नहीं। सीखने में अंतःक्रिया का स्थान होता है। ये ये भी गलत है। सीखना सामाजिकता में होता है, बिल्कुल सही। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है। तो ए और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। तो ए और फोर्थ कहाँ पर है, यहाँ पर सी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रचनात्मक आंकलन है। ऑप्शन 1, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। सेकंड, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। थर्ड, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। चौथा, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करवाना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढते हैं। ठीक है, पाठ में दिए गए नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना। व्याख्या कोई रचनात्मक आकलन नहीं होता, तो व्याख्या से कुछ नहीं होगा। पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है, बच्चों से क्रियाकलाप करना, बच्चों से एक्टिविटी करवानी है और फिर उस एक्टिविटी में क्या होता है ये उन लोगों को नोट डाउन करवाना है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और 4 कहाँ पर है, 4 है बी में, तो हमारा बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक का है। तो सबसे पहले इजी है, थॉर्नडाइक का होगा प्रयास और त्रुटि। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रयास और त्रुटि। उसके बाद इवान पॉलाव ने दिया था पॉलाव का था शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, उसके बाद कोहलर का था सूझ का सिद्धांत। ये गेस्टाल्टवादी है। गेस्टाल्टवादी इनका प्रयोग किस पे था, चिंपैंजी पे प्रयोग था कोहलर का। उसके बाद आता है बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत। ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा आज का सी। ए का क्या होगा, ए का हो जाएगा बी। ए का सेकेंड और बी का थर्ड। ए का सेकेंड, बी का थर्ड कहाँ पर है, ए का सेकेंड और बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सेम यहाँ पे भी वही करना है। ठीक, एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 कहता है बिना बोझ के
शिक्षा, ठीक है। और NEP 2020, अगर हमें कोई का आंसर नहीं पता है तो हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, बाकी का खोज सकते हैं और लास्ट में जो बचेगा वो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो NEP 2020 क्या कहता है, 20 क्या कहता है, बहुभाषिकता पर केंद्रित होता है ना, त्रिभाषा सूत्र कहता है। NEP 2020 त्रिभाषा सूत्र को वो करने, मतलब त्रिभाषा सूत्र यूज़ करने के लिए कहता है स्कूल में, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए का थर्ड, बी और सी का सेकंड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब हुआ था, 1984 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो लास्ट में क्या बच गया हमारा, बी बच गया। पंचकोशीय विकास क्या में आ जाएगा, बी में। NCF FS 2022 में आ जाएगा। तो ए का यहाँ पर क्या हुआ, ए का थर्ड और सी का सेकंड। चलो हम ढूंढते हैं ए का थर्ड और सी का सेकंड। ए का थर्ड और सी का सेकंड कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। ये है इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और उसके जो दर्शन शास्त्री हैं, मतलब सबका अपना अपना टाइम है, अलग अलग, सबने अपने अपने विचार रखे, तो वो किसका कौन सा है, ठीक है, वो देखना है हमें। तो सबसे पहले आएगा प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। ये था जॉन डीवी का था। तो बी का क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है बी का 1, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, ए का क्या है, ए का 4, आदर्शवादी कौन थे, प्लेटो थे, ठीक है। बी का जॉन डीवी, प्रयोजनवाद जॉन डीवी थे। सी सेकेंड, रूसो, प्रकृतिवादी कौन थे, रूसो। और यथार्थवादी जॉन लॉक, ठीक है। उसके बाद है नीचे दिए गए, इसमें अभिकथन और कारण दिया है, तो हमें बताना है कि अभिकथन सही है या कारण सही है या दोनों सही है। अगर दोनों सही है तो अभिकथन का कारण जो है वो सही, अभिकथन को सही से दर्शा रहा है या नहीं, ठीक है, प्रूफ कर रहा है या नहीं। कारण होता ही है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो कारण जो है वो अभिकथन को प्रूफ कर रहा है कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन कर सके। तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को सुनने में, शिक्षकों को कक्षा में रचनात्मक आकलन का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। ये जो अभिकथन है ये एकदम सही है। और उसके बाद है कारण है, केवल रचनात्मक आकलन से विद्यार्थी के विकास के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही। हमें हर तरफ से हर विद्यार्थी के हर एक चीज़ पर नज़र रखनी होती है। सिर्फ रचनात्मक आकलन करके हम उसके बारे में, उसकी प्रोग्रेस के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिकथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो दोनों कहाँ पे दिया हुआ, ए में दिया हुआ है, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। इन कथनों के संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करिए। इसमें भी वही है, देखना है दोनों में से कौन सा सही है, और अगर अभिकथन सही है तो उसका जो कारण दिया हुआ है वो सही है या नहीं। तो देखते हैं। अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, लर्निंग लाइफ लॉन्ग चलती है, वो हमेशा, वो कभी ख़त्म नहीं होती। लर्निंग हमेशा से चलती है, जन्म के बाद से ही शुरू हो जाती है हमारी लर्निंग। अधिगम के उपयोग होने के लिए उसे जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल। जो रियलिया होता है ना, वो जब जब किसी भी चीज़ को बच्चों को एकदम एक्सपीरियंस, उनकी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से समझाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों ही सही है, और दोनों सही कहाँ पर है, ए में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए, ये भी कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, या फिर दोनों कथन सही है। शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, बिल्कुल है। शिक्षा एक क्या है, सामाजिक आवश्यकता है। और कथन क्या है, शिक्षा के बिना कोई भी समाज स्थिरता और निरंतरता प्राप्त नहीं कर सकता, बिल्कुल। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 75। शैक्षिक शोध के चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शोध समस्या का चयन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे चयन। तो सबसे पहला नंबर में तो यही आ जाएगा, चयन करेंगे। सेकंड, शोध विधि का चयन, आंकड़ों का, उसके बाद हम करेंगे आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा शोध विधि का चयन, तो ये हो जाएगा थर्ड। फिर हम विधि बनाएंगे, ठीक है। शोध प्रश्नों का निर्माण, फिर हम क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे, ये फोर्थ में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे परिमाण सूचित करना, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, क्या रिजल्ट आया वो देखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिफ्थ में। तो फर्स्ट में क्या आएगा, ए फर्स्ट और डी सेकंड, ऐसे ढूंढेंगे। तो ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पाठ योजना लेखन की प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। पूर्व ज्ञान, अधिगम के उद्देश्य, पुनरावृत्ति, विषय वस्तु की प्रस्तुति, गृह कार्य। तो देखते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये नंबर 1, ठीक। अधिगम के उद्देश्य पुनरावृत्ति। उसके बाद क्या होगा, अधिगम का उद्देश्य होगा, उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद विषय वस्तु की प्रस्तुति होगी 3, ये उसमें पुनरावृत्ति 4 हो जाएगा और गृह कार्य 5 हो जाएगा। तो ए बी डी सी कहाँ है, ढूंढते हैं, ABDC, ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के विभिन्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। परिकल्पना बनाना, समस्या को परिभाषित करना, साक्ष्य प्राप्त करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, सामान्यीकरण करना, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला आएगा परिकल्पना बनाना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, समस्या को परिभाषित करना, क्या समस्या है वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद आएगा परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, ये सेकंड नंबर पे। उसके बाद आएगा परिकल्पना बनाना, थर्ड नंबर, ठीक है। फिर आएगा साक्ष्य प्राप्त करना, ये फोर्थ नंबर, और लास्ट में आएगा सामान्यीकरण, ये फिफ्थ नंबर। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब किसका कार्यकाल पहले था, किसका बाद में था, इस हिसाब से मतलब व्यवस्थित करने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले था मुदालियार कमिश्नर, ठीक है। सबसे पहले थे ये मुदालियार कमिश्नर, सबसे पहले थे। उसके बाद थे कौन आए थे, उसके बाद कोठारी कमीशन, ये उसके बाद आया था, ठीक है। कोठारी कमीशन बाद में आया था। उसके बाद आया था फिर राधा कृष्णन कमीशन आया था, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे था। फिर आया था राम मूर्ति समीक्षा समिति, ये फोर्थ नंबर। उसके बाद लास्ट में था प्रोफेसर यशपाल समिति, ये लास्ट में था। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि कभी भी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अगर याद नहीं होते हैं तो सिर्फ इतना याद रखना कि इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, SPCF, ठीक है। SPCF ये याद रख सकते हैं, क्योंकि ये याद रहेगा। S फॉर सेंसरी मोटर, ठीक है। उसके बाद P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ है, ये S है, ये उसके बाद P है, फिर C है, उसके बाद फिर D है। तो ये कहाँ ढूंढेंगे, सबसे पहले हम लोग C ढूंढेंगे, फिर CA B और D, चलिए ढूंढते हैं CAB और D। तो ये आ जाएगा हमारा C, ठीक है, करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, परियोजना विधि के विभिन्न पदों का क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। परियोजना का नियोजन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे परियोजना का क्रियान्वयन, ठीक है। परियोजना का क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, नहीं रुको, वेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परियोजना का चयन करेंगे, ठीक। सबसे पहले परियोजना का चयन करेंगे। उसके बाद परियोजना का चयन कर लिए, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे परियोजना का नियोजन, ये सेकंड नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। उसके बाद आएगा
परियोजना का क्रियान्वयन होगा, थर्ड नंबर। फिर सी, परियोजना का मूल्यांकन, फोर्थ नंबर। फिर आएगा लास्ट में परियोजना का अभिलेखन, नोट डाउन करेंगे कि क्या हमको क्या रिजल्ट मिला, ये इसका नोट डाउन करना है, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर पे, तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज के 15 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा वो समझेंगे, व्याकरण ज़्यादातर तो व्याकरण पूछे जाते हैं, जो नहीं आएगा वो समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।